हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एएमएल के बारे में। एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, इसकी हमारी दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन और फैब क्लासिफिकेशन। तो दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हो, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ना, तो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में क्या याद रखना होता है कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में हमारी क्या देखने को मिलती है, ब्लास्ट देखने को मिलती है ना माइलोइड सीरीज़ की। तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में हम लिखेंगे 20 और मोर देन 20%, है ना। 20 और मोर देन 20% ब्लास्ट हमारी देखने को मिलती है ब्लड में और बोन मैरो में, है ना। चाहे तो ब्लड में देखने को मिल जाए या बोन मैरो में देखने को मिल जाए। तो 20 और मोर देन 20% ब्लास्ट इन ब्लड और बोन मैरो, तो हमारे पेशेंट का डायग्नोसिस बन जाता है कि हमारे पेशेंट को क्या है, एएमएल है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, है ना। उसके बाद इसके हमारे जो कोजेज होते हैं, कोजेज इसके बहुत सारे होते हैं ना। तो कोजेज याद रखने के लिए एक निमोनिक बताऊंगा, तो उससे सारे कोजेज हमारे याद हो जाएंगे, है ना। तो कोजेज कैसे याद करेंगे, तुझ में रब दिखता है ना। तो क्या क्या निमोनिक याद करेंगे कि तुझ में रब दिखता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे तुझ में रब दिखता है, RAB, तुझ में रब दिखता, ठीक है। तो AML के कोजेज याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूमोनिक याद करेंगे, तुझ में रब दिखता है। तो इससे हमारे सारे इसके जो फीचर्स होंगे कोजेज वाले वो हमें याद हो जाएंगे। तो टी से सबसे पहले हम याद रखेंगे, टी से हमारा क्या होता है, टी से हमारा हो गया टोपो आइसोमेरेज सेकेंड इनिबिटर, है ना। टोपो आइसोमेरेज सेकेंड इनिबिटर, टोपो आइसोमेरेज सेकेंड इनिबिटर्स। तो ये हो गया हमारे टोपो आइसोमेरेज सेकेंड इनिबिटर। उसके बाद हमारे यहाँ पे आर से क्या होता है ना, रब के आर से हमारा क्या होता है, आर से हमारा हो गया रेडिएशन एक्सपोजर, है ना। क्या हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडिएशन एक्सपोजर। उसके बाद टी से हमने देखा टोपो आइसोमेरेज सेकेंड इनिबिटर, आर से हमारा हो गया रेडिएशन एक्सपोजर, और ए से हमारा रहने वाला है एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया, है ना। एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया, एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया, एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया। उसके बाद बी से हमारे यहाँ पे क्या होता है, बी से हम यहाँ पे याद रखेंगे ब्लूम सिंड्रोम, है ना। क्या याद रखेंगे, ब्लूम सिंड्रोम। बी से हमारा यहाँ पे हो गया ब्लूम सिंड्रोम, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, ये हमारा हो गया बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या है, यहाँ पे केमिकल एक्सपोजर के साथ एसोसिएटेड होता है ना। तो अगर किसी को केमिकल एक्सपोजर हुआ हो तो भी हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, AML हो सकता है। तो बी से हमने दो चीज़ें देखी, ब्लूम सिंड्रोम, और बी से हमारा हो गया बेंजीन एक्सपोजर, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डी से हमारा क्या होगा, दिखता, है ना। तो डी से हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी से हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम। उसके बाद हमारी यहाँ पे दूसरी चीज़ याद रखनी है डी से, ये हमारा हो गया डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम, है ना। डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम। तो दो चीज़ें हमने याद करी पहले कि हमारा हो गया डाउन सिंड्रोम हो गया और हमारा डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम हो गया, है ना। उसके बाद ये हमारा एसोसिएटेड होता है कुछ ड्रग्स के साथ। अगर किसी को जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स मतलब किसी को कोई एंटी कैंसर ड्रग अगर हमारी चल रही है तो उसके बाद हमारा AML पेशेंट को हो सकता है ना। तो ड्रग्स में हमारी कुछ एंटी कैंसर ड्रग के बाद हमारा ये हो सकता है AML। तो एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग्स होगी। तो डी से हमने याद किया डाउन सिंड्रोम, डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम, ड्रग्स होगी एंटी कैंसर ड्रग, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे आई से याद रखेंगे, आई से हमारा क्या होता है, इडियोपैथिक, है ना। इडियोपैथिक। अगर पूछा जाए कि हमारा मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है ना, मोस्ट कॉमन कोज फॉर डेवलपिंग AML, तो मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होता है, इडियोपैथिक होता है ना। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है, इसके आगे लिख देता हूँ, मोस्ट कॉमन कोज किसके लिए, AML के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे के से हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, के से हम यहाँ पे याद रखेंगे अगर हमारे पेशेंट को एक्सपोजर हुआ हो किसका, एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स का, एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स का। अगर हमारे किसी पेशेंट को एल्कलाइलेटिंग का एजेंट्स का एक्सपोजर हुआ हो तो भी हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, AML हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे DIK, उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे T, है ना। तो T से हमारी यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसलोकेशंस होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसलोकेशन। तो टी से हमारी यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है AML के लिए। तो ट्रांसलोकेशन हम अभी नीचे देखेंगे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, अभी खाली यहाँ पे ट्रांसलोकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ए से हमारा यहाँ पे हो गया एनीमिया,
ए से हमारा हो गया एनीमिया, कौन से टाइप का एनीमिया, फैंकोनी एनीमिया, है ना, ये हमारा हो गया फैंकोनी एनीमिया। तो हम एक बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे। कोजिज हम कैसे याद रखेंगे, तुझ में रब दिखता है ना। तो टी से हमारा हो गया टोपोआइसोमेरेज सेकेंड इनहिबिटर, आर से हमारा हो गया रेडिएशन एक्सपोजर, ए से हमारा हो गया एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया, ठीक है। उसके बाद बी से हम याद रखेंगे ब्लूम सिंड्रोम और बेंजीन का एक्सपोजर, डी से हमारा हो गया डाउन सिंड्रोम, डी से हमारा हो गया डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम, और डी से ही हम याद रखेंगे ड्रग्स। उसके बाद इडियोपैथिक हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन कोज होता है फॉर डेवलपिंग AML। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट, इसका के याद रखेंगे हम। उसके बाद हो गया ट्रांसलोकेशन, हमारी बहुत सारी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है AML के लिए। और उसके बाद हो गया हमारा एनीमिया, कौन सा एनीमिया, फैंकोनीज एनीमिया, है ना। तो एनीमिया का ए याद रखेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है AML के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसलोकेशंस, ट्रांसलोकेशन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है ना। तो ट्रांसलोकेशन हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ट्रांसलोकेशन हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे पहले होती है हमारी 15-17, है ना। तो ट्रांसलोकेशन 15-17, तो ट्रांसलोकेशन होगी हमारी 15-17, और हमारी होगी ट्रांसलोकेशन 8-21, 8-21, 15-17, और एक हमारी होगी 16-16। इसको हमारा क्या बोला जाता है, इन्वर्जन 16 भी बोला जाता है ना, इन्वर्जन 16 भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी जो हमारी AML की कैटेगरी होती है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो जो हमारी 8-21 होती है ना, ये हमारी कौन सी के साथ एसोसिएटेड होती है, ये हमारी M2 वैरायटी ऑफ AML के साथ एसोसिएटेड होती है। उसके बाद हो गया जो हमारी 15-17 होती है, ये हमारी एसोसिएटेड होती है M3 वैरायटी ऑफ AML के साथ, है ना। और जो हमारी 16-16 होती है, ये हमारी एसोसिएटेड होती है M4 वैरायटी ऑफ AML के साथ, है ना, M4 वैरायटी ऑफ AML। तो अभी हम इन सब का नाम नीचे देखेंगे जब फैब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि M2 को क्या बोलते हैं, M3 को क्या बोलते हैं, M4 को हमारा क्या बोलते हैं ना। बट हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारा ट्रांसलोकेशन होता है 8-21, 15-17, 16-16, है ना, तो इनके साथ हमारा प्रोग्नोसिस कैसा देखने को मिलता है, इनके साथ हमारा गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है ना। कैसा प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि हमारा किसके साथ बैड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। तो कौन सी ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन जिसके साथ हमारा बैड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है ना, ट्रांसलोकेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड प्रोग्नोसिस। तो ट्रांसलोकेशन जिसके साथ हमारा बैड प्रोग्नोसिस एसोसिएटेड रहने वाला है, ये हमारी कौन सी है, FLT3 जीन म्यूटेशन, है ना। कौन सी होती है, FLT3 जीन म्यूटेशन, है ना। तो इसके साथ हमारी ये एसोसिएटेड रहने वाली है FLT3 जीन म्यूटेशन, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे जो कि हमारा ये जो 15-17 वाली म्यूटेशन होती है M3 वैरायटी ऑफ AML, है ना। तो हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। 15-17, है ना, ये हमारी किसके साथ एसोसिएटेड होती है, M3 वैरायटी ऑफ AML, है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे हमारा 3 लिखा हुआ है ना। तो 3 मतलब 3 वर्ड का अक्षर हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो 3 वर्ड के अक्षर हमारी कौन सी है, DIC, है ना। तो हमारा जो M3 वैरायटी होती है हमारी किसके साथ एसोसिएटेड होती है, ये हमारी DIC के साथ एसोसिएटेड होती है ना। DIC को हमारा क्या बोला जाता है, और थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर, है ना, कि थ्रोम्बस भी बन जाते हैं और हेमोरेज भी बन जाते हैं पेशेंट में ना। तो ये हमारा एसोसिएटेड रहने वाला DIC के साथ। हमारी इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम M3 के पेशेंट को ट्रीट करते हैं स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ, है ना, तो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ किल करेंगे तो हमारी यहाँ पे क्या निकलती है, आयोरोड्स निकलती है ना। क्या निकलती है, आयर रोड्स। तो DIC हमारा किसके साथ एसोसिएटेड रहने वाला है, M3 वैरायटी के साथ। आयर रोड्स हमारी किसके साथ एसोसिएटेड रहने वाली है, M3 वैरायटी ऑफ AML के साथ। और जो हमारी यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है उसके बाद हमारा एक फ्यूजन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है, फ्यूजन प्रोडक्ट PML रारा, है ना, फ्यूजन प्रोडक्ट PML रारा, फ्यूजन प्रोडक्ट PML रारा। यहाँ पे हमारी एक फ्यूजन प्रोडक्ट बनती है जिसको हमारा बोला जाता है PML रारा, है ना। तो ये होती है हमारी। उसके बाद हमने देखा कि बैड प्रोग्नोसिस हमारा किसके साथ होता है, FLT3 जीन म्यूटेशन के साथ। और अगर हमारे पेशेंट में ये तीनों ट्रांसलोकेशन हुई होती है 15-17, 8-21, 16-16, तो इनके साथ हमारा क्या होता है, गुड प्रोग्नोसिस एसोसिएटेड होता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे WHO क्लासिफिकेशन, WHO क्लासिफिकेशन, है ना। तो WHO क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमने पढ़ी AML विद स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन, AML विद स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशंस, AML विद स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशंस।
तो हमने देखा कि कौन कौन सी ट्रांसलोकेशन हमारी रिस्पॉन्सिबल थी। ये हमारी थी 15, 17, 8, 21, 16, 16, है ना। ये तीनों हमारी एसोसिएटेड थी। तो इनके साथ हमारा प्रोग्नोसिस कैसा था? गुड प्रोग्नोसिस था, है ना, गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे होती है कि WHO की हमारी कौन सी कैटेगरी होती है जो कि हमारी एसोसिएटेड होती है बैड प्रोग्नोसिस के साथ? तो हमारी AML जो कि हमारी रिलेटेड होती है थेरेपी रिलेटेड, AML थेरेपी रिलेटेड, ये हमारी एसोसिएटेड होती है किसके साथ? वर्स्ट प्रोग्नोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है ना, वर्स्ट प्रोग्नोसिस के साथ हमारी एसोसिएटेड होती है। उसके बाद हो गया एक हमारी कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है AML विद NOS, है ना, AML विद NOS। NOS का हमारा मतलब क्या होता है? ये हमारा होता है नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड, है ना, नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड, नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो तीन हमने पढ़ी कि AML विद स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन, अगर हमारी ये तीनों ट्रांसलोकेशन होती है तो गुड प्रोग्नोसिस होता है। AML अगर हमारा थेरेपी से रिलेटेड है, जैसे कि अगर हमारे पेशेंट को टोपोआइसोमेरेज सेकंड इनहिबिटर्स का एक्सपोजर हुआ है तो हमारा ये अगर हमारा AML डेवलप हुआ पेशेंट को, तो इसके साथ हमारा प्रोग्नोसिस कैसे होता है? वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसको बोलेंगे थेरेपी रिलेटेड। उसके बाद हो गया AML विद NOS, ये हमारा हो गया नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है। और चौथा हमारा होता है AML विद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, AML विद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, AML विद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, है ना। तो ये हमने देखी कि हमारी WHO की हमारी 4 है क्लासिफिकेशन: AML विद स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन, AML थेरेपी रिलेटेड, AML विद NOS और AML विद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, है ना। तो ये हमारी WHO की जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारी होती है फैब क्लासिफिकेशन, है ना। क्या होती है हमारी? फैब क्लासिफिकेशन, फैब क्लासिफिकेशन। तो फैब क्लासिफिकेशन के हमारे कितने टाइप होते हैं? तो फैब क्लासिफिकेशन होती है हमारी 8 टाइप्स की, है ना। कितने टाइप की होती है? 8 टाइप्स की होती है। ये हमारी होती है M0 to M7, है ना। कहाँ से कहाँ तक होती है? M0 to M7, है ना। तो जो हमारी M0 होती है, M0 हमारी ऐसी होती है कि हम यहाँ पे सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो M0 को हमारा क्या बोला जाता है? अनडिफ्रेंशिएटेड बोला जाता है ना, अनडिफ्रेंशिएटेड बोला जाता है। तो M0 को हमारा बोला जाता है अनडिफ्रेंशिएटेड, है ना। उसके बाद जो हमारी M1 रहने वाली है, M1 का हमारा नाम क्या होता है? इसको हमारा बोला जाता है AML विद डिफ्रेंशिएशन, मतलब यहाँ से हमारी डिफ्रेंशिएशन होनी चालू हो जाती है, AML विद डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो इसको M1 को हमारा बोला जाएगा AML विद हमारा डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद हो गया हमारा M2, M2 को हमारा क्या बोला जाता है? M2 को हमारा बोला जाएगा AML विद मैचुरेशन, है ना, AML विद मैचुरेशन। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, M0, M1 और M2, है ना। M0 हमारी होगी अनडिफ्रेंशिएटेड, M1 होगी हमारी AML विद डिफरेंशिएशन और M2 होगी हमारी AML विद मैचुरेशन। इन तीनों में से हमारी मोस्ट कॉमन सब टाइप कौन सा होता है ना? तो मोस्ट कॉमन सब टाइप हमारा कौन सा होता है? तो M2 जो होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है ना, ये हमारा मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है। और ये हमारा एसोसिएटेड होता है किसके साथ? M2 अभी हमने देखा था किसके साथ हमारा एसोसिएटेड था? तो M2 हमारा एसोसिएटेड था ट्रांसलोकेशन 821 के साथ, है ना। तो ट्रांसलोकेशन 821 हमारी एसोसिएटेड होती है किसके साथ? M2 वैरायटी ऑफ AML। इसका नाम क्या होता है? AML विद मैचुरेशन, है ना। और यहाँ पे हमारी इस पेशेंट को क्या मैनिफेस्टेशन देखने मिलती है? यहाँ पे हमारे पेशेंट को देखने मिलता है क्लोरोमा, है ना। क्लोरोमा हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारी कैंसर्स की सेल एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है ना, तो लोकलाइज्ड मास बन जाता है हमारा। क्या बन जाता है? लोकलाइज्ड मास बन जाता है। और इस लोकलाइज्ड मास की हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन कहाँ पे होती है, कि मतलब ये कहाँ पे हमारा इकट्ठा हो सकता है ना? तो मोस्ट कॉमन साइट इसकी हमारी कौन सी होती है? आँखों के पीछे इकट्ठा हो सकता है ना, तो इसको बोलेंगे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू, है ना। क्या बोलेंगे? रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू, रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू। अगर एक मास है जो कि हमारी आइज़ के पीछे इकट्ठा हो जाएगा तो आइज़ जो होंगी वो बाहर की तरफ आ जाएंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्टोसिस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? प्रोप्टोसिस, है ना। क्या बोलेंगे? प्रोप्टोसिस। मतलब हमारे पेशेंट को क्लोरोमा था, ये हमारा क्या होता है? लोकलाइज्ड मास होता है, जिसके कारण हमारी क्या हुई? जो कैंसर की सेल्स थी वो इकट्ठी हो गई, तो उसके कारण जो हमारी आई बॉल होगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्टोसिस। ये हमारा कैसा दिखेगा? ऐसा दिखता है ना। तो ये हमारा है प्रोप्टोसिस, ठीक है। उसके बाद सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखता है ना, तो दिस इज कॉल्ड प्रोप्टोसिस। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी
इससे अगली कैट तो हमने 3 देख ली इसकी, M0, M1 और M2 है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे M3 वैरायटी है ना। तो M3 वैरायटी का हमारा क्या नाम होता है? M3 वैरायटी का हमारा हो गया एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है ना। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया क्या बोला जाता है? एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो जो हमारा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया रहने वाला है, अभी हमने पढ़ा था M3 है ना। तो ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ये हमारा किसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, जिसके साथ हमारे 3 वर्ड्स होते हैं ना। तो 3 वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं? DIC। तो M3 कैटेगरी हमारी एसोसिएटेड होती है DIC के साथ। तो DIC में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? जब ये जो हमारा कैंसर होता है M3, जब हम इसको ट्रीट करते हैं स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ, जो हमारा इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ, तो हमारे पेशेंट में क्या होता है? हमारे पेशेंट में विटामिन ए के लेवल्स हमारे डिक्रीज़ कर जाते हैं ना। विटामिन ए के लेवल्स हमारे डिक्रीज़ कर जाते हैं और पेशेंट में म्यूसिन के लेवल हमारे इंक्रीज़ कर जाते हैं। म्यूसिन लेवल इंक्रीजेज है ना, म्यूसिन लेवल्स इंक्रीजेज। तो इसके बाद हमारी क्या निकलनी चालू हो जाती है? आयोरोड्स निकलनी चालू हो जाती है ना। आयोरोड्स, आयोरोड्स हमारी क्या कर देगी? पेशेंट में DIC को ट्रिगर कर देती है। और DIC हमारा क्या होता है? थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर है ना। तो थ्रोम्बो हेमोरेजिक डिसऑर्डर में हमारा थ्रोम्बस भी बनेंगे और हेमोरेज भी हो जाएगा है ना। तो इसको बोला जाता है हमारा DIC। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इस पेशेंट को स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ किल कर रहे हैं इसके कैंसर को, तो हमारा DIC में चला जा रहा है पेशेंट। तो हमारे इस पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? तो ट्रीटमेंट हमारे इस पेशेंट को दिया जाता है ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है ना। ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड मतलब यहाँ पे हमारे विटामिन ए दिया जाता है। ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड तो हमारा विटामिन ए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ऊपर देखा था कि कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने देखा था कि M3 के साथ हमारी 15-17 एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि M3 के साथ हमारी DIC के साथ कौन सी होती है? 15-17 है ना। 15-17 हमारी एसोसिएटेड होती है M3 वैरायटी ऑफ AML के साथ है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे M4 वैरायटी, M4 वैरायटी और M5 वैरायटी है ना। तो M4 वैरायटी हमारी किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ये हमारी एसोसिएटेड होती है 16-16 के साथ। क्या बोला जाता है? इन्वर्जन 16 है ना। क्या बोल सकते हैं? इन्वर्जन 16 बोल सकते हैं। तो 16-16 इन्वर्जन 16 है ना। इसका हमारा नाम क्या होता है? एक्यूट माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया है ना। एक्यूट माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये हमारा रहने वाला है एक्यूट माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद जो हमारी M5 कैटेगरी होती है, M5 कैटेगरी का हमारा क्या नाम होता है? इसको बोला जाता है एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। तो हमने देखा कि जो हमारी M2 कैटेगरी थी है ना, M2 कैटेगरी हमारी एसोसिएटेड है क्लोरोमा के साथ। M3 वैरायटी हमारी एसोसिएटेड है DIC के साथ और आयोरोड्स के साथ है ना। इसी तरीके से जो हमारी M4 और M5 कैटेगरी होती है ना, M4 ऑफ M5 कैटेगरी हमारी एसोसिएटेड होती है गम्स हाइपरट्रोफी के साथ। किसके साथ? गम्स हाइपरट्रोफी के साथ। बट अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि विच इज स्ट्रोंगली एसोसिएटेड विद गम हाइपरट्रोफी, तो M4 भी दिया हुआ है और M5 भी दिया हुआ है ना। तो M5 हमारे यहाँ पे बेस्ट आंसर होता है ना। M5 हमारे यहाँ पे बेस्ट आंसर रहने वाला है फॉर गम्स हाइपरट्रोफी। ये हमारी गम हाइपरट्रोफी एसोसिएटेड होती है M4 के साथ भी और M5 के साथ भी। बट हमारा आंसर क्या होता है? बेस्ट आंसर अगर दोनों दिए हुए हैं तो इसमें से M5 हमारा अच्छा आंसर होता है गम्स हाइपरट्रोफी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे M6 कैटेगरी है ना। तो M6 कैटेगरी में हमारा क्या होता है? एक्यूट इरिथ्रोल्यूकीमिया। एक्यूट इरिथ्रोल्यूकीमिया। तो M6 को हमारा बोला जाता है एक्यूट इरिथ्रोल्यूकीमिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी M7 होती है, M7 को हमारा क्या बोला जाता है? एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया क्या बोला जाता है? एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये जो हमारा वेरिएंट होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में है ना। अगर पूछा जाए M0 से M7 तक हमारा मोस्ट कॉमन सब टाइप कौन सा होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? हमने लिखा था M2 वैरायटी होती है ना। M2 वैरायटी हमारी मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है। बट अगर हमारा पूछा जाए कि चिल्ड्रंस में कौन सा मोस्ट कॉमन होता है,
तो ये हो गया हमारा एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। और ये हमारा एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड होता है? डाउन सिंड्रोम के साथ और हमारा माइलोफाइब्रोसिस के साथ, माइलोफाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हमारा हो गया डाउन सिंड्रोम और माइलोफाइब्रोसिस हो गया है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2 क्वेश्चन। अगर हमारा पूछता है कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया जो हमारा रहने वाला है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया जो कि हमारा देखने को मिलता है विद डाउन सिंड्रोम, डीएस लिख देता हूँ। ओवरऑल मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो हमारे पेशेंट में आंसर क्या होगा? ALL है ना। ALL हमारा बच्चों में कॉमन होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है ना। बट अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवरऑल विच वैरायटी ऑफ AML है ना, विच वैरायटी ऑफ AML इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो हमारी कौन सी वैरायटी एसोसिएटेड होती है डाउन सिंड्रोम के साथ? तो विच वैरायटी ऑफ AML इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो हमने पढ़ा कि M7 वैरायटी होती है हमारी, है ना। M7 वैरायटी ऑफ AML ये हमारी स्ट्रोंगली एसोसिएटेड होती है डाउन सिंड्रोम के साथ। तो 2 क्वेश्चन पढ़े। ओवरऑल मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया अगर हमारा डाउन सिंड्रोम में पूछा है तो ALL ही होगा, है ना। बट अगर हमारा स्पेसिफाई किया है कि AML की कौन सी कैटेगरी हमारी एसोसिएटेड होगी डाउन सिंड्रोम के साथ, तो ये हमारी होती है M7 वैरायटी ऑफ AML, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा कि चिल्ड्रंस में हमारा कौन सा कॉमन होता है? M7 हमारा कॉमन होता है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि मोस्ट कॉमन सब टाइप हमारा कौन सा होता है? हमारा M2 जो होता है मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है ना। और जो हमारा M5 होता है, M5 जो कि हमारा स्ट्रोंगली एसोसिएटेड होता है विद गम्स हाइपरट्रोफी, ये हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, है ना। ये हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन्फेंट्स में। तो M5 हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन्फेंट्स में। M2 हमारा मोस्ट कॉमन सब टाइप है जो कि हमारा एसोसिएटेड रहने वाला है मोस्ट कॉमन सब टाइप के साथ। और जो हमारा M7 है ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स हमने इसके सारे पढ़ ही लिए हैं, जो हमने फैब क्लासिफिकेशन पढ़ी है यही सारे इसके क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ल्यूकोस्टैसिस, है ना। ल्यूकोस्टैसिस तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है? स्लगिश हो जाती है सर्कुलेशन, है ना। तो हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी? स्लगिश हो जाएगी सर्कुलेशन। और अगर हमारी सर्कुलेशन स्लगिश हो जाती है तो सबसे पहले हमारे कौन से ऑर्गन इन्फेक्टेड होते हैं? तो ल्यूकोस्टैसिस में हमारे सबसे पहले ऑर्गन इन्फेक्टेड होती है ब्रेन और लंग्स, है ना। तो हमारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के फीचर्स हो सकते हैं। ब्रेन में हमारे स्ट्रोक और एनसेफलोपैथी के फीचर्स दिए हो सकते हैं ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा के क्लोरोमा के फीचर्स दिए हो सकते हैं, है ना। प्रोप्टोसिस वगैरह लिखा हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि पेशेंट हमारा DIC के साथ प्रेजेंट कर सकता है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पेशेंट को गम हाइपरट्रोफी हो सकती है, गम्स हाइपरट्रोफी। तो ये सारे होते हैं कि हमारे क्या है पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं, है ना। तो ल्यूकोस्टैसिस मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड ऑर्गन होते हैं हमारे ल्यूकोस्टैसिस में ब्रेन और लंग्स, क्लोरोमा हो गया, DIC हो गया, गम्स हाइपरट्रोफी हो गया, है ना। उसके बाद हम इस पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस तो हमने स्टार्टिंग में जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो एक लाइन लिखी थी, है ना, कि अगर हमारी मोर देन 20 और मोर देन 20% ब्लास्ट, 20 और मोर देन 20% ब्लास्ट इन ब्लड और बोन मैरो, है ना, ब्लड और बोन मैरो, तो इसको हमारा क्या बोला जाएगा कि हमारा डायग्नोसिस बन गया कि हमारे पेशेंट में क्या है? एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, ठीक है। उसके बाद हम इस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसे बोल सकते हैं? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर AML? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है हमारा बोन मैरो एस्पिरेशन, है ना। क्या होता है? बोन मैरो एस्पिरेशन। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 टाइप की नीडल यूज़ करते हैं ना। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए हम कौन कौन सी नीडल यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं क्लीमा नीडल, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सी? सालाह नीडल, है ना, सालाह नीडल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सालाह नीडल, सालाह नीडल में S आ रहा है स्टार्टिंग में, है ना। तो सालाह नीडल में हमारा क्या होता है? स्क्रू होता है साइड में, स्क्रू होता है साइड में। तो हमारी 2 नीडल होती हैं जिसको बोला जाएगा क्लीमा नीडल और सालाह नीडल। क्लीमा नीडल में हमारा स्क्रू नहीं होता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें हमारा स्क्रू नहीं होता है, तो विदाउट गार्ड होती है ये हमारी, है ना, विदाउट गार्ड। और सालाह नीडल में हमारा क्या होता है? स्क्रू होता है साइड में, तो इसको बोला जाएगा स्क्रू ऑन द साइड, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखेंगे 2 क्वेश्चन देखेंगे कि हमारी कौन सी स्टेन यूज़ की जाती है, स्टेन
विच इज़ यूज्ड, स्टेन जो कि हमारी यूज की जाती है फॉर माइलोब्लास्ट, है ना, स्टेन जो कि हमारी यूज़ की जाती है माइलोब्लास्ट को देखने के लिए। तो माइलोब्लास्ट को देखने के लिए हमारी कौन सी स्टेन यूज़ की जाती है, हमारी MPO यूज़ की जाती है ना। तो M से माइलोब्लास्ट और M से हमारा हो गया MPO, है ना, क्या बोला जाता है, माइलो पेरोक्सीडेज, माइलो पेरोक्सीडेज, है ना। तो हमारी स्टेन जो कि यूज़ की जाती है माइलोब्लास्ट को देखने के लिए ये हमारी होगी MPO, बोला जाता है माइलो पेरोक्सीडेज। उसके बाद हो गया स्टेन हमारी कौन सी यूज़ की जाती है लिम्फोब्लास्ट के लिए, स्टेन विच इज़ यूज्ड फॉर लिम्फोब्लास्ट, स्टेन जो कि हमारी यूज़ की जाती है लिम्फोब्लास्ट के लिए। तो हमारी यहाँ पे दो स्टेन यूज़ की जाती है जिसको हमारा बोला जाता है TDT और पास पॉजिटिव, है ना। तो हमारी दो स्टेन यूज़ की जाती है जिसको हमारा बोला जाएगा TDT और हमारा पास बोला जाता है ना। जब हमारे पेशेंट में ब्लास्ट, हमने देखा कि हमारे पेशेंट में ब्लास्ट कितनी होनी चाहिए, 20 और मोर देन 20% होनी चाहिए, ठीक है। इसको हमारा क्या बोला जाएगा कि हमारे पेशेंट को क्या है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे ब्लास्ट के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा CD मार्कर होता है, तो ब्लास्ट के लिए हमारे यहाँ पे होता है CD34, है ना। CD34 हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ब्लास्ट को। उसके बाद अगर हमारे क्वेश्चन में MPO लिखा हुआ है तो हमारा क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, माइलोब्लास्ट की बात कर रहा है ना। तो 20% से ज़्यादा सेल्स, है ना, 20% से ज़्यादा हमारे ब्लास्ट सेल, MPO की बात हो रही है, माइलोपेरोक्सिडोज की। तो हमारे किसकी बात हो रही है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की, है ना, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की बात हो रही है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी M7 एक कैटेगरी होती है, M7 वैरायटी ऑफ AML, जो कि हमने फैब क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट में डिस्कस की है ना, जो कि हमारी एसोसिएटेड होती है डाउन सिंड्रोम के साथ। तो हमारी यहाँ पे क्या होती है, उसमें हमारा CD41 और CD61 पॉजिटिव होता है, CD41 और CD61 ये हमारा पॉजिटिव होता है, कौन सी वैरायटी के साथ, M7 वैरायटी ऑफ AML के साथ, है ना, M7 वैरायटी ऑफ AML के साथ, एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारी रहने वाली है दो स्टेन हमने यूज़ की, जो हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे AML के लिए वो हमारी कौन सी होती है, MPO होती है, माइलो पेरोक्सीडेज। जब हम कल डिस्कस करेंगे ALL के बारे में तो वहाँ पे कौन सी स्टेन यूज़ करेंगे, TDT यूज़ करेंगे और पास यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद हो गया अगर हमारा 20% से अधिक ब्लास्ट होती है तो इसको क्या बोला जाता है, एक्यूट बोला जाता है। और CD34 हमारा किसके लिए होता है, ब्लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हो गया MPO हमारी क्या होती है, स्टेन यूज़ की जाती है, तो हो गया एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M से माइलोइड ल्यूकीमिया, M से हमारा MPO हो गया। और CD41 और CD61 पॉजिटिविटी हमारी यूज़ की जाती है M7 वैरायटी ऑफ AML के साथ, है ना। उसके बाद हमारा हो गया फिश, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम, ट्रांसलोकेशन देख सकते हैं। तो ट्रांसलोकेशन हमने देखी थी, जो हमारी 3 ट्रांसलोकेशन थी उनके साथ हमारा कैसा था, बेस्ट था, बेस्ट प्रोग्नोसिस, है ना। उनके साथ हमारा कैसा प्रोग्नोसिस था, बेस्ट प्रोग्नोसिस। और हमने देखी थी जो हमारी FLT3 जीन थी, है ना, FLT3 जीन म्यूटेशन, तो इसके साथ हमारा कैसा था, वर्स्ट प्रोग्नोसिस था, वर्स्ट प्रोग्नोसिस था, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पे, जो हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा हो गया बोन मैरो एस्पिरेशन, है ना, बोन मैरो एस्पिरेशन। अगर अडल्ट पेशेंट आया तो हमारी प्रेफर्ड साइट क्या रहने वाली है, प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। तो हमारी अडल्ट में क्या साइट रहने वाली है, तो हमारी अडल्ट में होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, PSIS लिख देता हूँ, है ना, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, है ना। अगर हमारे पास चाइल्ड आया तो चाइल्ड में हमारा कहाँ से सैंपल लिया जाता है, अडल्ट में तो हमारा हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन, है ना। और चाइल्ड में हमारा लिया जाता है एंटीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी से, एंटीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी से, एंटीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी से। तो ये दोनों चीज़ हम याद रखेंगे कि बोन मैरो एस्पिरेशन हमारा अडल्ट में कहाँ से प्रेफर किया जाता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से। और चाइल्ड में हमारा प्रेफर किया जाता है एंटीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी से, है ना। उसके बाद हम इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट हम इस पेशेंट को क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे याद रखेंगे हमारा क्या दिया जाता है, एंथ्रासाइक्लिन हमारे यूज़ की जाते हैं, एंथ्रासाइक्लिन हमारे AML के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइक्लिन यूज़ किए जाते हैं ये हमारे होते हैं डोनोरूबिसिन और आइडारूबिसिन, डोनारूबिसिन और हमारा हो गया आइडारूबिसिन,
डोनारूबिसिन और आइडारूबिसिन, है ना। तो हमने देखा कि ट्रीटमेंट में हमारे क्या यूज़ किए जाते हैं, एंथ्रासाइक्लिन यूज़ किए जाते हैं AML के पेशेंट के लिए, और इसमें हमारे एंथ्रासाइक्लिन में मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डोनारूबिसिन और आइडारूबिसिन, है ना। उसके बाद हमने देखा था जो हमारी M3 वैरायटी थी, अगर उसको हम ट्रीट करते हैं स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, DIC हो सकता है, आयो रोड रिलीज होती है। तो इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट क्या पढ़ा था हमने, ट्रीटमेंट पढ़ा था हमारा विटामिन ए, है ना, विटामिन ए, ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, है ना, ये हमारा रहने वाला है ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, प्लस इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। अब हमारा क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ किल कर रहे हैं तो हमारा पेशेंट DIC में जा सकता है, बट हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, विटामिन ए, ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। बट ये यूज़ करने के बाद भी हमारे पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो साइड इफेक्ट को हमारा क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। मतलब यहाँ पे जो हमारी इमेच्योर सेल्स हैं हम उनको कन्वर्ट करेंगे मैच्योर सेल्स में, बट यहाँ पे जो हमारी इमेच्योर सेल्स है जब उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं मैच्योर सेल्स में, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके एंडोथीलियम में हमारी चिपक जाएगी। तो एंडोथीलियम में हमारी चिपक जाएगी तो हमारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। तो हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है किसके कारण, हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण, है ना, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण। तो हमारा ऐसा पेशेंट जिसमें हमने यूज़ किए ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, है ना, उसको हमारे पेशेंट को डेवलप हुआ डिफरेंशिएशन सिंड्रोम, है ना, उसकी हमारी डेथ हो गई ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, है ना। तो इस पेशेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि उस पेशेंट की डेथ ना हो, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो स्टीरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स, है ना। तो हमारा स्टीरॉइड्स ट्रीटमेंट रहने वाला है डिफरेंशिएशन सिंड्रोम के लिए। तो एक बार दोबारा देखेंगे इसको, M3 वैरायटी के साथ हो गया हमारा DIC, ठीक है। DIC ना हो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड प्लस आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। साइड इफेक्ट हो गया हमारा डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। डिफरेंशिएशन सिंड्रोम में हमारा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको बचने के लिए स्टीरॉइड दे सकते हैं पेशेंट को, है ना। तो ये है हमारा, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा रहने वाला है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये हमारी होगी, दो क्लासिफिकेशन होगी इसकी। हमने पढ़ा कि WHO क्लासिफिकेशन जो कि हमारे 4 टाइप की है, उसके बाद हमने देखा फैब क्लासिफिकेशन जो हमारी M0 से M8 तक है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमने देखा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है बोन मैरो एस्पिरेशन, जिसके लिए हमारी यूज़ की जाती है क्लीमा नीडल और सहला नीडल, ठीक है। ये जो नीडल्स होती है मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा AML में कौन सी नीडल किसके लिए होती है, कौन सी नीडल बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए होती है और कौन सी हमारी बोन मैरो बायोप्सी के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हमारी ये आज का डिस्कशन है AML का, और कोजेज हमारी इसके इतने सारे हैं उसको याद करने के लिए हम यहाँ पे याद रखेंगे तुझ में रब दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन आज का, इसको आप अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।